हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सेलरेशन के बारे में। अगर आपने पिछले लेक्चर देखा होगा तो वहां हम लोगों ने चेंज इन वेलोसिटी के बारे में देखा था कि आखिर चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जहाँ पे हम लोगों ने चेंज इन वेलोसिटी के कंसेप्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोगों ने सोल्व किया था, जिसके रिजल्ट को हम लोगों ने बोला था कि एज ए फॉर्मूला उसको याद भी रखेंगे। यानी चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया था, जब कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन अगर करता है, उस केस में जो हमारे चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया था वो कितना आया था, 2u sin थीटा बाई 2 आया था या नहीं आया था। जिसको हम लोगों ने बोला था कि बस फॉर्मूले की तरह इसको याद भी रखेंगे कि अगर इस तरह से कोई डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उतना हम डिराइव वहां पे नहीं करेंगे, सीधा फॉर्मूला याद रहेगा, उसको हम पुट करेंगे और आंसर आ जाएंगे। जहां पे हम लोगों ने समझा था कि उसमें जो थीटा है यानी 2u sin थीटा बाई 2 जो है, जहां पे थीटा क्या होता है वहां पे हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा हुआ था। तो उसी चेंज इन वेलोसिटी को आज के लेक्चर में हम यूज करने वाले हैं। उसको यूज करें उससे पहले हम लोगों को एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। और अगर पिछले क्लास आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा बहुत बात भी किया था कि एक्सेलरेशन आखिर हम लोगों को किस तरह से आगे इंपॉर्टेंट रखने वाला है। इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है ये एक्सेलरेशन, क्योंकि आगे हम लोग जहां भी परेशान, यानी आप जिस भी न्यूमेरिकल से परेशान होंगे ना, वहां पे आप पाएंगे 99% केस में एक्सेलरेशन तो है ही। तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जो आपको परेशान कर सकता है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना अपना फर्ज बनता है। पहला फर्ज बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि नहीं। तो उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम जो भी समझेंगे फालतू की बकवास की बातें बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। हम लोग एकदम वही बातें करेंगे जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा या फिर जो क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे उसमें डायरेक्ट यूज होगा। और हम लोगों ने सबसे पहले जो हम लोगों ने बात किया था कल के लेक्चर में, उसमें क्या बात किया था कि एक्सेलरेशन में जो सबसे ज्यादा रिस्की होता है वो होता है क्या, ध्यान दीजिए क्या था। हम लोगों ने वहां पे क्या बात किया था, जो रिस्की होता है वो मिस्टेक्स होते हैं। और वो किस तरह से मिस्टेक, बहुत ही छोटे मिस्टेक जिसको हम क्या करते हैं, अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जिसको हम यहाँ पे खास तरह से ध्यान रखने वाले हैं ताकि उसको आप इग्नोर ना करें। भूल चूक से भी आपसे गलती ना हो, क्योंकि आप थोड़ा भी अगर मिस्टेक करते हैं तो आंसर गलत आ जाएगा। फिर पढ़ने का क्या मतलब है, जब नंबर ही नहीं आ रहा तो फिर पढ़ के क्या फायदा। समझ में आया, क्योंकि अपने तो अभी नंबर के लिए ही तो पढ़ रहे हैं ना एग्जाम के लिए। तो ठीक है, तो आप उन मिस्टेक्स को ना करें, उस पर हम खास ध्यान रखेंगे। बस मैं जितना डिस्कस करूंगा उस पर अपना फोकस बनाए रखिए। यानी जो चीज मैं कह रहा हूं उसको सोचने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, तब जाके बिल्कुल आपको फिजिक्स आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि आखिर ये एक्सेलरेशन चीज क्या है, आखिर ये करता क्या है, इसको किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम वन बाय वन हर एक डाउट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका एक्चुअल काम क्या होता है, ये किस तरह से क्वेश्चन में आपके सामने आएगा और किस तरह से आपको परेशान करेगा, है ना। लेकिन अपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। बिल्कुल समझ में आया। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं। तो डेफिनेशन आप पढ़िए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, जैसे ही वेक्टर क्वांटिटी आता है तो हमारा मन तो यहीं पे रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में जो मिस्टेक होने वाली चांस होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, साइन होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस किस पे? मैग्नीट्यूड और साइन, दोनों पे ही डिपेंड करता है वेक्टर क्वांटिटी, जो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो देख ले हैं, स्टार्ट हुआ नहीं डेफिनेशन, ये कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया यहाँ पे। यानी एक्सेलरेशन आप जब भी देखेंगे हमेशा आपको उसके मैग्नीट्यूड तो देखना ही देखना है, साथ में एक्सेलरेशन को आपको साइन भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, जो कि इस वाले पोर्शन का और आगे हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे उस वाले सेक्शन का भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, जिसको हम लोग साइन कन्वेंशन के नाम से पढ़ेंगे। अगर वैसे बात करें तो साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोगों ने लेक्चर 1 या 2 में हम लोगों ने साइन कन्वेंशन के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीका से देखा था, जब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी था और उसके लिखते टाइम हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी याद रखते थे। तो वहां पे हम लोगों ने साइन कन्वेंशन के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीका से देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जा करके आप बिल्कुल एक लेक्चर 1 या 2 में इस दोनों को आप अच्छे से देख सकते हैं, जहां जिसके बाद आपको साइन कन्वेंशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसका एक यहां पे बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। जो कि पहला डाउट यहीं पे आपका क्लियर होगा कि हम साइन को किस तरह से आप कब और कैसे हम देखने वाले हैं।
समझ में आया? तो यहाँ सबसे पहले तो यही क्लियर है कि एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका सीधा मतलब हुआ कि मुझे जब भी एक्सेलरेशन की बात करना होगा तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके साइन पे भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। साइन को एक बार अंडरलाइन करके उसके ऊपर स्टार मार लीजिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए हमें साइन भी देखना है। मैग्नीट्यूड तो आप बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन जब भी आप मिस्टेक करेंगे हमेशा साइन में करेंगे। जब माइनस लेना होगा तो गलती से प्लस लिख देंगे, या प्लस लेना है तो गलती से माइनस हो गया, है ना? ऐसा ही होता है। वैसे माइनस तो हमेशा आप नहीं होगा, प्लस लिखना है तो माइनस लिखने में गलती नहीं होगी, है ना? माइनस अगर है तो वो रहेगा, या सॉरी अगर प्लस आपको लिखना है तो प्लस लिखने में तो आराम से प्लस पहले भी रहता है, फॉर्मूला में वो प्लस ही रहता है। लेकिन एक्सेलरेशन कहीं अगर माइनस हुआ तो फॉर्मूला में क्या प्लस लिखा रहता है, उसको हम माइनस लिखना भूल जाते हैं और मिस्टेक वहीं पे हो जाता है। इसीलिए जब भी आप एक्सेलरेशन के बारे में कुछ भी बात करें, इसके मैग्नीट्यूड से पहले आपके माइंड में इसके साइन के बारे में आना चाहिए कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो, एक्सेलरेशन ही नहीं, वेलोसिटी हो या फिर ये एक्सेलरेशन अभी पर है या डिस्प्लेसमेंट, ये सारी क्वांटिटी जैसी है जो कि वेक्टर है। जैसे ही वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम सुनते हैं, सबसे पहले मैग्नीट्यूड से पहले माइंड में क्या आना चाहिए? अरे बताओ भाई, क्या आना चाहिए? उसके साइन के बारे में कि क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, जिसको हम खास ध्यान रखेंगे। तो यहां से क्लियर हुआ हमें एक्सेलरेशन में सबसे पहले किसके बारे में ध्यान रखना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये साइन मैग्नीट्यूड दोनों पे ही डिपेंड करेगा। यहां तक कोई डाउट है? तो पहला कंफ्यूजन तो यही है। तो ये क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। व्हिच कैन चेंज नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। अब बताइए, देखिए ये जो लिखा है ना, वो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आगे हम समझेंगे। एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? अभी हमने बात किया था ना कि एक्सेलरेशन क्या चीज है, तो क्या चीज है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इससे क्या मतलब हुआ? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। समझ में आया? अब इसके दूसरे बात हम लोगों ने बात किया था, आखिर ये इसका काम क्या है, ये करता क्या है? तो यहां ध्यान से आप पढ़िए, एकदम क्लियर लिखा हुआ है क्या करता है। ये क्या करता है? चेंज नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। जो कि एक्सेलरेशन जो है वो पार्टिकल के मोशन के नेचर को चेंज करता है। अब मोशन के नेचर को चेंज करता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, आप किसी भी पार्टिकल को मोशन में कब बोलते हैं, जरा ध्यान से सोचिए। मोशन में कब बोलते हैं? जब उसके पास वेलोसिटी होता है। जब पार्टिकल के पास वेलोसिटी होता है तभी तो बोलते हैं ना कि पार्टिकल किस में है? मोशन में है। तो अगर मुझे मोशन को अगर चेंज करना है तो मुझे किसको चेंज करना पड़ेगा? वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। जरा ध्यान से समझिएगा, एकदम लॉजिकल बातें हैं। हम लोग पार्टिकल को मोशन में कब बोलते हैं? जब पार्टिकल के पास वेलोसिटी होती है। क्लियर है यहां तक? और इसमें एक्सेलरेशन में क्या लिखा है कि एक्सेलरेशन का काम क्या होता है कि पार्टिकल के मोशन जो है उसके नेचर को चेंज करेगा। यानी मोशन को अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी की वजह से ही हम लोग बोलते हैं पार्टिकल मोशन में है। क्लियर है? और वेलोसिटी को अगर चेंज करना है तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? जल्दी से फटाफट बताइए। वेक्टर होता है, स्केलर? वेक्टर होता है ना। तो जब वेक्टर अगर है वेलोसिटी, और वेक्टर को अगर मुझे चेंज करना है तो कितने तरह से कर सकते हैं? 3 तरह से। कैसे? तो हम लोग जानते हैं वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों पे ही डिपेंड करता है। यानी अगर आपको वेलोसिटी को अगर चेंज करना है तो उसके या तो मैग्नीट्यूड को चेंज कर दीजिए, या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, या फिर दोनों को ही चेंज कर दीजिए। इस तीनों तरीके से वेक्टर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर को जो प्यार है वो किससे प्यार है? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ये दोनों से बहुत ही लगाव है। तो जिसको अगर किसी चीज से लगाव हो, उसमें अगर छेड़खानी करिएगा आप तो उसको गुस्सा आएगा ना, वो बदल जाएगा बेचारा। गुस्सा आपको मारने चला आएगा, है ना? बेचारा सीधा साधा बदल गया, है ना? तो वेक्टर भी ऐसा ही होता है। वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करेगा। यानी आप डायरेक्शन मैग्नीट्यूड को छेड़खानी करेंगे तो फिर वेक्टर को बर्दाश्त नहीं होगा, है ना? वो फिर आपके बदला लेने के लिए आ जाएगा, यानी वो बदल जाएगा। समझ में आया? यानी एक्सेलरेशन जो होता है वो पार्टिकल के नेचर को, मोशन के नेचर को चेंज करता है। और मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी का होना, यानी वेलोसिटी को मुझे चेंज करना है। यानी एक्सेलरेशन जो है वो किसको चेंज करता है? वेलोसिटी को। और वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो इसको मैग्नीट्यूड को चेंज कर दे, या फिर इसके डायरेक्शन को चेंज कर दे। अब कैसे मैग्नीट्यूड चेंज होगा, कब चेंज होगा, कब इसके डायरेक्शन चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, इसके बारे में अभी हम समझने वाले हैं। अभी तक ओवरऑल आइडिया लगा एक्सेलरेशन के बारे में कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे इसके साइन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट समझ में आया। फिर दूसरा पॉइंट कि एक्सेलरेशन जो होता है वो पार्टिकल के मोशन के नेचर को चेंज करता है। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज करता है एक्सेलरेशन, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो। और वेलोसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदल दे, या फिर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदल दे, क्योंकि वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड को चेंज करिए या फिर डायरेक्शन को चेंज करिए, दोनों पे ही डिपेंड करता है, वो चेंज हो जाएगा। यहां तक बिल्कुल क्लियर है या नहीं है? तो एक्सेलरेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यही पॉइंट 2 है जो आपको समझना है, जो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा है? व्हिच कैन चेंज नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। इसके बारे में हम लोगों ने क्या समझा है? या तो डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को
चेंज कर सकते हैं अगर मोशन को चेंज करना है तो। यहां तक क्लियर है या नहीं? क्लियर है? तो आई होप कि आपको इतना बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि एक्सेलरेशन का काम क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इनमें हमें किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसमें मिस्टेक्स होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है? यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। अगर मैंने जितना अभी समझाया है उतना अगर आप समझ चुके हैं तो मेरा गारंटी है कि आपको एक्सेलरेशन में कभी कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आएगा। बस अब आगे देखते हैं कि आगे का कौन कौन सा टॉपिक है, उसके बारे में भी आराम से इजीली वे में समझ सकते हैं। तो ये क्लियर है। अब चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में देखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एवरेज स्पीड पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा है, तो हम लोगों ने वहां बार बार इस बात पे जिक्र किया था कि जब भी एवरेज टर्म सुनाई देगा तो सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, उसका फॉर्मूला। समझ में आया? जैसे एवरेज स्पीड था तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसी तरह एवरेज वेलोसिटी था तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, उसी तरह एकदम सेम जैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन सुनाई देता है सबसे पहले क्या आना चाहिए माइंड में, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसका मतलब हुआ ये कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ में आया? इसी को अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं तो मैं शॉर्टकट में क्या लिख सकता हूं, इसको चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा भी हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में, इज इक्वल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का मतलब समझ में आया, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। चेंज का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पे आपको एवरेज एक्सेलरेशन में याद रखना है कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। समझ में आया? तो यहां पे आप इसको याद रख लीजिए सिंपल कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अगर इतना लंबा लगता है तो इसको शॉर्टकट ये याद रखिए कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। समझ में आया? इसको आप कैसे रिलेट करेंगे, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में एक फॉर्मूला लिखा था, याद करिए क्या फॉर्मूला लिखा था, a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। ये लिखा था या नहीं लिखा था? लिखा था। तो आप इसको भी इससे रिलेट कर सकते हैं कि d के जगह क्या आ गया, डेल्टा, डी डेल्टा इक्वल लग रहा है डी टी डेल्टा, है ना। तो यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी है, यहाँ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो गया। समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तो कोई डाउट है? तो यहाँ पे आप इसको याद रख लीजिए, एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम होता है, यानी इसको हम टोटल टाइम ही बोलते हैं। कैसे? तो देखिए, मान लीजिए आप कहीं से 10:05 पे निकलते हैं, 10:05 AM पे कहीं से निकलते हैं और आपको जहां भी जाना हो, जहां हो सकता है ना, बहुत से पार्क में जाना हो सकता है, क्लास जाना हो सकता है, खेलने कूदने कहीं भी जा सकते हैं, तो आपको जहां भी जाना था वहां मान लीजिए आप 10:30 पे पहुंच चुके हैं, AM ही, मॉर्निंग में ही, है ना, आपको इस तरह से पहुंच गए। अब मैं ये पूछूं कि बताओ टोटल टाइम कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, इसके बीच में जो भी यहां से लेके यहां तक जाने में जो टाइम लगा है वो लगा है 25 मिनट। लगा है या नहीं लगा है? जरा ध्यान से देखिए, 25 मिनट, क्योंकि 10:05 से लेके 10:30 तक कितना आएगा, 25 मिनट। आपने किया क्या है यहाँ पे, ये फाइंड करने के लिए यही तो किया है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इसमें से इसको माइनस किया है। तो एक्चुअली यहाँ जो लिखा हुआ है ना नीचे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इसका मतलब है टोटल टाइम, कि पार्टिकल जितना टाइम तक मोशन किया है वो कितना टाइम तक वो मोशन किया होगा, यानी उस मोशन को कंप्लीट करने में पार्टिकल कितना टाइम लिया है। समझ में आया? तो आप इसको बस आप फॉर्मूले की फॉर्मेट में याद रख लीजिए। तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने समझा है एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे ही वेक्टर सुनाई दिया, यानी यहाँ पे मुझे उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी याद रखना है। वेक्टर में आपको ये पहला पॉइंट समझना है, सॉरी एक्सेलरेशन में पहला पॉइंट ये समझना है। समझ में आया? फिर दूसरा पॉइंट एक्सेलरेशन के बारे में आपको ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन का जो काम होता है वो होता है वेलोसिटी को चेंज करना, वेलोसिटी को चेंज करना। अब वेलोसिटी होता है वेक्टर, इसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, वैसे तीन तरीके से भी बोल सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड को चेंज कर दीजिए, या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, या फिर दोनों को ही चेंज कर दीजिए, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना। समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? ठीक है। तो ये आया। दूसरा हम लोगों ने एवरेज एक्सेलरेशन देखा, तो जैसे ही एवरेज टर्म सुनाई दिया सबसे पहले माइंड में आना चाहिए फॉर्मूला कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, या चेंज इन टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब बस इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग इसका यूज करते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स में, यानी एग्जांपल हम इसको कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे अभी, फिर उसको हम सीधा एग्जांपल में जाने हैं। आज के लेक्चर में जो भी हम एग्जांपल करेंगे, ऐसा मान के चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो आपको हर एक तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमेशा ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। ये चीज समझ में आया? इसीलिए आप आज के लेक्चर को तो मैं मस्ट एकदम बोलूंगा, देखिए ही देखिए, वो भी बिना स्किप किए, आराम से तसल्ली से समझ के।
क्योंकि आज का ही लेक्चर वो है जो आपको आगे आने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी को क्लियर करने वाला है। अगर आज के लेक्चर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो ऐसा मान के चलिए कि आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे, वहां पे आपको 80 से 90% कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं रहेगा। क्लियर है? तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आज हर एक चीज को अच्छे से आप समझे, उसको अच्छे से अपनी हैंड राइटिंग से लिखे और उसको फिर से दोबारा पढ़ के समझने की कोशिश करें जहां भी डाउट आपको लगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ऐसा कुछ भी आपके अंदर डाउट बचे नहीं जो आपको बाद में परेशान करे, है ना। अभी कभी सारा डाउट मैं क्लियर करते हुए ही चलूंगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम जो भी अभी समझे हैं इसको अभी हम यूज करके और देखने वाले हैं। तो फटाक से पहले आप इसको जरा नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं एक्सेलरेशन का और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि न्यूमेरिकल में सीधा यूज होने वाला है। और अभी जो भी यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसमें थोड़ा सा बस 2 मिनट अपना दीजिए, मैं 2 मिनट में बिल्कुल इसको अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, ये गारंटी है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। अब देखिए पीछे भी हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आराम से सीधा फटाक से मैं बोल देता हूँ इसके बारे में। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? किसी इंस्टेंट पे, इंस्टेंट है ना, इसमें जरा ध्यान से पढ़िए, यहां से यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर आप यहां से यहां सेपरेट करेंगे तो ये इंस्टेंट लिखा हुआ है। इंस्टेंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल, उसी एक्सेलरेशन को हम लोग उस पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। यानी वो बहुत ही कम टाइम के लिए था, इंस्टेंट के लिए था, ऐसा समझ सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv/dt। अब देखिए यहाँ एक्चुअली मीनिंग क्या है, ऐसे इसको समझ के बहुत ज्यादा फीलिंग नहीं आती है कि आखिर यूज कैसे करेंगे। तो देखिए इंस्टेंटेनियस हम जब भी आगे जो पढ़ने वाले हैं वहां पे हम हमेशा क्या करेंगे कि पार्टिकल स्टार्टिंग में कहीं होगा। हम लोग जानते हैं पार्टिकल अगर मोशन में है तो पार्टिकल स्टार्टिंग में कहीं होगा, टाइम के साथ वो चलेगा, फिर दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा, है या नहीं। तो देखिए बीच में भले ही चला है तो बीच में अगर मैं मानूं तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो कि ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट तक जा रहा है, अगर मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे या नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे जो भी आगे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, वहां मान लीजिए इसके बीच में सी पॉइंट है, उसी तरह डी में इसको मैं ई बोल देता हूं, ऐसा कुछ। तो आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा करेंगे कि हम पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच में कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पॉइंट की बात हो रही है ना, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यानी आगे जब हम इस दोनों के बीच में इक्वेशन लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे आगे बात करेंगे, बस अभी इंस्टेंटेनियस का मतलब समझिए, इसका कैसे यूज करेंगे। तो जब हम सी पॉइंट की बात करेंगे और जब हमें किसी इक्वेशन में अगर एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगा तो मैं सी पॉइंट का एक्सेलरेशन रखूंगा। जब डी पॉइंट के बारे में बात करूंगा और डी पे जब इक्वेशन, कोई सा भी इक्वेशन आगे लिखेंगे तो वहां पे जो भी हम एक्सेलरेशन लिखेंगे, अगर किसी इक्वेशन में एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ा तो मैं डी के बारे में बात कर रहा था ना, तो मैं एक्सेलरेशन कहां का लिखूंगा? डी पॉइंट का। यानी वही कह सकता हूं कि ये जो भी एक्सेलरेशन लिखूंगा वो डी पॉइंट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि डी एक पॉइंट है, यानी वो किसी न किसी इंस्टेंट पे आया होगा। समझ में इंस्टेंटेनियस का यूज कैसे करने वाले हैं। देखिए 5% भी अभी समझ में आया है तो बहुत ज्यादा है, ये 110% के इक्वल ही है 5% अभी का, क्योंकि आगे हम जैसे ही बात करेंगे, जब हम इसका एक्चुअल यूज करेंगे तो वहां बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम यहां क्या बात कर रहे थे। क्लियर है? तो चलिए अब ठीक है, इसका मतलब यही है, आप एक्सेलरेशन को याद रख लीजिए। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही काम का है ना, अभी हमेशा ही आपका हेल्प करेगा ये। इसलिए आप इसको याद रखें कि ए जो होता है वो dv/dt होता है, जहां पे v के बारे में अगर मैं बात करूं तो v क्या है? वेलोसिटी है पार्टिकल का, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है v का मतलब। तो यहाँ एक्सेलरेशन dv/dt के इक्वल होगा। इसको हम लोगों ने वेरिएबल एक्सेलरेशन के टाइम पे भी पिछले वीडियो में देखा था या नहीं? ठीक है, आपने अगर देखा होगा तो बिल्कुल वहां पे हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि देखने में अच्छा लग रहा है ना, या फिर इसको रटना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यही आपको, यही पॉइंट वो पॉइंट है जो आपको हमेशा परेशान करेगा। लेकिन मेरा विश्वास मानिए, मैं आपको अच्छे से अभी समझा देता हूं, इसके बाद बिल्कुल भी आपको परेशान कभी भूल से भी नहीं करेगा, आपसे बिल्कुल डरेगा ये, है ना। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो वहां आपको ये कंसेप्ट तो लगाना ही पड़ेगा। इसके बगैर आप एग्जाम्पल सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। समझ में आया? तो आप यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने 2 केसेस लिए हैं।
दो केसेस और है, इसके बाद हम लोगों ने उसके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए हमने अभी कुछ देर पहले बात किया था कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्चुअली हम एक्सेलरेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना अभी। तो अभी जो भी हम लोगों ने जब बोला था एक्सेलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बकवास थोड़ी किया था, बिल्कुल भी नहीं किया था। आप खुद ही समझ पाएंगे कि हमने ऐसा क्यों बोला था पहले। अब देखिए ये सारा पॉइंट एक्सेलरेशन से ही रिलेटेड है। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोला था कि ये पार्टिकल के मोशन को चेंज करता है, यानी ये पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज करता है, जिसको हम लोगों ने समझा कि वेलोसिटी को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर दे या फिर उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दे। तो यही कोशिश हम करके देखते हैं कि कब उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, कब उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन का काम एक ही होता है, वेलोसिटी को चेंज करना, वो कैसे भी कर सकता है। तो यहाँ फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है और इस केस में एक्सेलरेशन भी उधर ही है जिधर वेलोसिटी है, यानी जिधर पार्टिकल जा रहा उधर ही हम एक्सेलरेशन लगा रहे हैं। समझ में आया? तो जरा ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन का मतलब होता है इनडायरेक्टली फोर्स का लगना। क्यों? तो जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये कोई सरफेस है जिसके ऊपर हम लोगों ने ब्लॉक रखा है, ये आगे का चैप्टर है वैसे, लेकिन आपने 9th-10th में कहीं ना कहीं F = ma पढ़ा होगा, फादर = माँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा ना, झूठ नहीं बोला बिल्कुल, है ना। तो मान लीजिए इस पे F फोर्स लग रहा है, तो जब F फोर्स लगेगा तो F = हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मास इंटू एक्सेलरेशन। आगे हम लोग इसको NLM फिर से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ काम है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा 9th-10th को यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। समझ में आया? तो यहाँ देखिए एक्सेलरेशन अगर मैं फाइंड करूंगा तो F/m ही आ जाएगा ना, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ एक्सेलरेशन आ गया F/m। तो एक्सेलरेशन जिधर फोर्स लगता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ एक्सेलरेशन आ गया। तो इसलिए मैंने बोला था आप एक्सेलरेशन समझिए या फोर्स को समझिए। अभी देखिए समझने में कितना आसानी होगा। तो यहाँ देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी जिधर था उधर ही एक्सेलरेशन था। इसका मतलब ये हुआ ना कि मान लीजिए कोई कार जा रही है, मान लीजिए कोई कार जा रही है, तो जिधर अगर कार जा रही है उसको अगर पीछे से आप उधर ही धक्का मारिएगा तो कार की वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। जिधर जा रही थी आप उधर ही धक्का दे रहे, तो कार की स्पीड बढ़ेगी। होता ना, कार बंद हो जाती है, चलता नहीं है, या तेल अगर खत्म हो गया हो या स्टार्ट नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, पीछे से धक्का देते हैं कि नहीं। तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। तो यहाँ हम वेलोसिटी के टर्म में नहीं बात करेंगे, यहाँ हम स्पीड को बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं डायरेक्शन पे भी वेलोसिटी डिपेंड करता है, इसलिए हम सीधा मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, स्पीड ही तो कहलाता है। स्पीड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम लोगों ने पहले बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। तो यहाँ देखिए अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो तो आप एक्सेलरेशन को क्या समझिए, फोर्स समझिए, सिंपल फोर्स। तो जिधर वेलोसिटी गाड़ी चलेगी उधर ही अगर आप धक्का दीजिएगा तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी। समझ में आया? और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ देखिए एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज करना। और चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि घटाना। चेंज का मतलब होता है बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। चेंज का सिंपल मतलब होता है कि अभी जो है बस वो नहीं रहने देगा, उसको या तो यहां से बढ़ा देगा या फिर यहां से घटा देगा, मतलब चेंज कर देगा। समझ में आया? तो यहां पे देखिए किस तरह से चेंज कर रहा है, वेलोसिटी यानी स्पीड को बढ़ा करके कर रहा है ना, और स्पीड बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड यानी वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो वेलोसिटी चेंज हो गया ना। और एक्सेलरेशन का काम भी तो यही होता है, वेलोसिटी को चेंज करना। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में धक्का जैसे अभी दिया था तो बढ़े थी। तो यहाँ पे हमने लिखा इंक्रीजेज, है ना, इसको इस तरह से लिखा। फिर यहाँ देखिए डायरेक्शन कांस्टेंट लिखा है। क्यों? यहाँ पे देखिए डायरेक्शन कांस्टेंट लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और एक्सेलरेशन का काम होता है मोशन को चेंज करना, यानी वेलोसिटी को चेंज करना, या तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। ये चीज समझ में आया? तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है ना, समझ में आया? और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है जो कि यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो चेंज हो गया, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे स्पीड को चेंज किया, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में। और यहाँ डायरेक्शन चेंज किया है क्या? नहीं किया है। क्यों नहीं होगा? तो जिधर गाड़ी चलेगी उधर ही अगर आप धक्का दीजिएगा तो क्या गाड़ी घूम जाएगी? क्या नहीं घूमेगी ना, जिधर जाएगी उधर ही। अगर मान लीजिए सामने खाई आई तो खाई में ही धक्का दे दीजिएगा आप, मतलब वो घूमेगी नहीं, जिधर जा रही थी उधर ही चलती रहेगी, यानी डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाती है और डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है।
क्लियर है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए इधर वेलोसिटी था, इधर एक्सेलरेशन, या फिर उल्टा भी ले सकते हैं ना, इधर वेलोसिटी इधर, बस ये दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं इधर होगा तभी इंक्रीज करेगा, नहीं। अगर बस ये देखिए आप कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन किधर भी है बस सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ में आया? ये इधर हो या ऊपर हो या किसी एंगल पे हो, किधर भी हो सकता है, बस कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये हमेशा कंडीशन सही रहेगा। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग थोड़ा एक्सेलरेशन भी होता है वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी भी होता है वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा हम यहाँ साइन कन्वेंशन की भी बात करते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे, किसी एक डायरेक्शन को निगेटिव ले लेंगे, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे राइट साइड डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूँ, राइट साइड डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूँ और लेफ्ट साइड डायरेक्शन को निगेटिव एज्यूम कर रहा हूँ। समझ में आया? हम लोग बात करते हैं ना ए वेक्टर इधर है तो माइनस ए वेक्टर किधर होगा, इसका उल्टा होगा। आपकी मर्जी, अगर इधर आप निगेटिव लेते तो इधर पॉजिटिव लेना पड़ता, उसके उल्टा। समझ में आया? तो आप किधर भी पॉजिटिव निगेटिव ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? तो मान लीजिए इस साइन कन्वेंशन का अगर मैं यूज करूं इस वाले डायग्राम पे, इस वाले पे, तो क्या होगा? वेलोसिटी राइट डायरेक्शन है, राइट में हमने क्या एज्यूम किया है? पॉजिटिव। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये दोनों जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये दोनों किस में है? निगेटिव डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड को हम लोगों ने निगेटिव बोला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी यानी स्पीड इंक्रीज होगी, डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा। यहाँ भी देख सकते हैं भले ही इधर निगेटिव में है लेकिन दोनों एक साइड ही ना, सेम डायरेक्शन में। बस देखिए निगेटिव पॉजिटिव किधर भी हो सकता है, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो वो स्पीड को इंक्रीज करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। देखिए मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही चीज आपको आगे दिक्कत करने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। तो आई गेस कि अब तक तो क्लियर बिल्कुल हो गया होगा आपका कि जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है। समझ में आया? तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटिंग मोशन। एक्सेलरेटिंग का क्या मतलब है? जैसे मान लो ये आप स्कूटी या कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो एक्सेलरेटर लेते हैं, ऐसे घुमाते हैं कि नहीं? और जैसे ही घुमाते हैं तो स्पीड बढ़ती है कि घटती है? जैसे एक्सेलरेटर लेते हैं तो स्पीड बढ़ती है कि नहीं? बिल्कुल बढ़ती है। और यहाँ पे हमने क्या बोला है? स्पीड बढ़ रही है। इसका मतलब इसको हम क्या बोले? एक्सेलरेटिंग मोशन। एक्सेलरेटिंग मतलब एक्सेलरेट किए, मतलब वेलोसिटी बढ़ गई। समझ में आया? तो अगर वेलोसिटी बढ़ती है एक्सेलरेशन की वजह से तो हम उसको उस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटिंग मोशन। इस तरह के इस टर्म का एग्जांपल में बहुत जगह यूज होगा, इसलिए आप इस टर्म को जरूर से याद रखें। समझ में आया? अब चलिए हम लोग इसी का सेकंड केस देखते हैं। अब इस केस में क्या है? वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में। अब हमने अभी समझा था एक्सेलरेशन को एज द फोर्स समझिए। जैसे यहाँ पे है, मान लीजिए कोई गाड़ी अगर इधर चल रही, आप उसको पीछे से अगर अपनी तरफ खींचिएगा तो उसकी वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी? तो वो जाना उधर चाह रहा है लेकिन आप इधर खींच रहे हैं, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन को हमने अभी बोला समझने के लिए सेम ही समझिए। जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। समझ में आया? तो गाड़ी उधर जा रही थी, आप पीछे से खींच रहे हैं तो वेलोसिटी कम होगी ना, या स्पीड बोल लीजिए कम होगी। तो वही लिखा है हमने, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी गाड़ी इधर जाना चाह रही है लेकिन एक्सेलरेशन चाह रहा है इधर जाए, रोकना चाह रहा है ना, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगा? धीरे धीरे कम होगी मैग्नीट्यूड में। तो उसी हमने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड हो गया, यहाँ पे डिक्रीज होगा टाइम के साथ। समझ में आया या नहीं आया? तो यहाँ पे हमने लिखा कि डिक्रीज होगा और यहाँ भी डायरेक्शन क्या होगा? चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी उधर जा रही थी, मैंने इधर पीछे खींचा तो उसी लाइन में पीछे आएगी ना, ऐसा तो नहीं कि वो घूम के इधर चली जाएगी, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो यही हमने सेम लिखा है यहाँ पे। यानी यहाँ पे आपको अगर इसको पॉजिटिव हमने लिया है तो अगर साइन कन्वेंशन देखूँ तो ये क्या है? ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? मैग्नीट्यूड में डिक्रीज होगा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो देखिए वेलोसिटी क्या है? निगेटिव है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना। तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है। और जब इस तरह का हो, जब वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी को अगर डिक्रीज करता है तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन मोशन। समझ में आया? इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। इस वाली टर्म को भी आप बिल्कुल याद रखें और ऐसा कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेलरेटिंग का मतलब एक्सेलरेट करना, तो रिटार्डेशन उसका उल्टा होगा ना। तो आप सिंपल जो भी यहाँ पे उसको आप ध्यान से आप समझिए, तो आप फोकस करके। एक्सेलरेटिंग मोशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का बढ़ना मैग्नीट्यूड में। समझ में आया? तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, इसका मतलब वेलोसिटी को एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा है ना, सेम डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन बोल रहा है चलो भाई चलो आगे बढ़ो, है ना, वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों की अगर सपोर्ट कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो इंक्रीज होगी मैग्नीट्यूड में। समझ में आया? फिर वही चीज अगर मान लीजिए
अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी इधर जाना चाह रहा है बट एक्सेलरेशन कह रहा है नहीं इस बार तुम्हारा साथ नहीं देंगे, है ना, चलो इस बार तुम उल्टा चलो, तो इसको पहले जीरो करेगा, पहले समझ में आया, मतलब इसको डिक्रीज करेगा। तो जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन का मतलब किधर भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इधर हो जैसा हमने अभी देखा है, या फिर हो सकता है किसी एंगल पे वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन इधर हो, किधर भी हो सकता है, बस एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो घटेगी। समझ में आया अभी तक मैंने जो भी बोला है? इसका किस तरह से यूज होगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे वहां पे क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि एक्सेलरेटिंग मोशन रिटार्डेशन मोशन का क्या मतलब होता है, इसका क्या मीनिंग है। जो हम लोगों ने बात किया था कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है, वो किस तरह से चेंज कर सकता है, समझ में आया? तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा है कि केवल एक्सेलरेशन सेम और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो सकता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो दोनों ही केस में क्या होगा हमने समझा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वेलोसिटी इधर हो, एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर हो, तीसरा केस हो सकता है, या चौथा केस ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी इधर है और वेलोसिटी जैसे ये हुआ और एक्सेलरेशन ना तो इधर है नहीं उल्टा है नहीं परपेंडिकुलर है, किसी एंगल पे है, ऐसा भी हो सकता है। तो दो केस और बची है जिसके हम लोगों ने समझना बाकी है अभी। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, जो भी इसमें डाउट हो सकता था, जो भी यहाँ समझाना था मैंने आपको समझा दिया है, बाकी दो केस और है उसमें और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बाकी के दो केस जो है उसके बारे में भी हम समझते हैं और उसके बाद सीधा हम इस सभी का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं बाकी कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं, उसके बारे में समझते हैं कि किस तरह से दूसरा केस भी पॉसिबल हो सकता है। तो पहले में हम लोगों ने देखा है कि दोनों का जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होता है तो उसको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करके वेलोसिटी को चेंज करता है। समझ में आया? फिर तीसरा केस यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोगों ने अपोजिट और सेम डायरेक्शन वाला देख लिया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब है परपेंडिकुलर। समझ में आया? यहाँ थीटा कितना होगा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बीच में? एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है ऑलवेज। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी इधर हो और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐसे लगा दिया और फिर धीरे धीरे जैसे ही पार्टिकल के इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा तो फिर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर ना हो। यानी इसमें जो कंडीशन है, यानी एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के हमेशा अगर परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में यहाँ वेलोसिटी का क्या होगा? केवल डायरेक्शन चेंज होगा। और हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का काम ही होता है वेलोसिटी को चेंज करना, या तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा या फिर उसके डायरेक्शन को। वेलोसिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे ही डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यह जरा ध्यान से देखिएगा। इस केस में क्या है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर होता है तो इस केस में केवल वेलोसिटी के क्या चेंज होगी? या देखिए जरा ध्यान से, डायरेक्शन चेंज होगा, है ना। स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। अब कैसे रहेगा? अब जरा ध्यान से आप समझिएगा। मान लीजिए ये कुछ भी ये जैसे इस पार्टिकल को मैंने मान लिया ये एक पार्टिकल है, ऐसा समझ में आया? ये पार्टिकल है। हमने क्या किया? एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर लगाया। अभी हमने देखा था एक्सेलरेशन समझिए या फोर्स समझ लीजिए, एक्सेलरेशन उधर ही होता है जिधर फोर्स होता है। समझ में आया? तो मैं एक्सेलरेशन को ही फोर्स के टर्म में समझा रहा हूं। तो मान लीजिए ये एक पार्टिकल था, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ऐसा फोर्स लगाऊंगा तो जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको ऊपर की तरफ पुश करूंगा। फोर्स लगाने का मतलब क्या हुआ? धक्का देंगे ना ऊपर की तरफ। तो मान लीजिए ये पहले से ऐसे चल रहा था, मैंने क्या किया? इसके परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लगाया और मैं इसको हमेशा परपेंडिकुलर ही रखूंगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे घूमेगा या नहीं घूमेगा? घूमेगा। और फिर इस तरह से घूम करके इस तरह से सर्कल एक बना लेगा। एग्जैक्टली वही है। यहां जरा ध्यान से समझिएगा क्या है। देखिए यहां पे क्या है, जब पार्टिकल यहां पे था तो ये वाला एक्सेलरेशन क्या करेगा? इसको परपेंडिकुलर खींचने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? तो इसको जैसे ही परपेंडिकुलर खींचने की कोशिश करेगा ये ऐसे घूमता जाएगा, फिर यहाँ पे हर एक पॉइंट पे अंदर की तरफ खींचेगा। अब देखिए एसी का मतलब क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब हम लोग आगे सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बस आप इतना समझिए अभी कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर होगी? वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंट के अलोंग होता है। यानी किसी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको देखना है तो उस पॉइंट पे क्या करिए? टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। हम लोगों ने पहला समझा है, ठीक है। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगी, वीटी का मतलब है टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी। समझ में आया? तो यहाँ जरा देखिए, इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ, और यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो वेलोसिटी है टेंजेंट के अलोंग होगा। तो ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा? 90 डिग्री। यहाँ भी आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी 90
डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं हर एक जगह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो केवल वेलोसिटी का क्या चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड ये कांस्टेंट रहता है, यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगा। तो देखिए इस केस में भी ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज कर दिया या नहीं कर दिया, मैग्नीट्यूड भले ही सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज किया तो वेलोसिटी चेंज हो गया। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। ना तो एक दूसरे के अलोंग है, ना ही एक दूसरे के अपोजिट है, ना ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो कैसा है, वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे है। तो जरा मैं क्या करूंगा, अगर मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही कोशिश करता हूं, अगर कोई ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है या कोई सा भी, अगर ना तो हॉरिजॉन्टल है नहीं वर्टिकल है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसका कंपोनेंट ले ले। आप कंपोनेंट कैसे लेते हैं वेक्टर में आपने बहुत ही बढ़िया तरीका से सीखे होंगे, ऐसा मान के चलते हैं। समझ में आया, नहीं भी सीखे हैं तो चलिए ध्यान से देख लेते हैं, 1 सेकंड लगेगा। देखिए ये ए है, कंपोनेंट का मतलब होता है एक कंपोनेंट इधर घुमा दीजिए, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन इधर कितना होगा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन परपेंडिकुलर कितना होगा, ये होता है कंपोनेंट। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ए का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या कर रहा हूं, इस डायरेक्शन को एक्स ले रहा हूं और इस डायरेक्शन को वाई, ऐसा एज्यूम कर ले रहा हूं, है ना, ताकि मैं इधर के एक्सेलरेशन को मैं एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का बोल सकता हूं और परपेंडिकुलर ऊपर डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बोल सकता हूं। समझ में आया। तो यहां मैंने ये एज्यूम किया, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखिए ये ए है, ए का इधर का कंपोनेंट कितना आएगा, मैं इसको बोल देता हूं ए एक्स, ऐसा कुछ आएगा कि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वही होगा। और जरा ध्यान से देखिए, कंपोनेंट एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा। तो ये इसका ये कॉस होगा या साइन होगा। तो देखिए थीटा जिस वाले कंपोनेंट से सटा हुआ होगा, सी से सटना, सी से कॉस, ऐसा समझिए, ठीक है। तो जो कंपोनेंट से सटा हुआ होगा एंगल, वो वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, सी, यानी कॉस थीटा। सटा हुआ है ना तो कॉस थीटा, यानी ए एक्स जो होगा वो ए कॉस थीटा। ये चीज आपको समझ में आया। फिर इसी एक अगर मुझे इधर का कंपोनेंट लेना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसके परपेंडिकुलर लूंगा, इधर y हमने लिया है तो इसको बोलूंगा y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक कॉस हुआ तो दूसरा साइन होता है। ऐसा हम लोग वेक्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होते हैं, क्लियर है। तो फिर भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कैसे हुआ। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये ax जो है जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है या नहीं, है या नहीं, तो ये हमने पहले ही केस पढ़ा है। फिर जरा ध्यान से देखिए ay जो है वो वेलोसिटी इधर है, ay इधर है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है या नहीं, है ना, जो कि कौन सा केस हो गया, थर्ड केस। यानी स्टार्टिंग में हमने जो भी 2 केस पढ़ा है, एक दूसरे के डायरेक्शन में या फिर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में या एक दूसरे तीसरे के परपेंडिकुलर, समझ में आया। तो यही 3 केस हमेशा बनेंगे। अगर ना तो एक दूसरे के अलोंग हो, न ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, न ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो सबसे पहले आप उसका कंपोनेंट लीजिए, उसी तीनों में से कोई ना कोई केस आपको मैच कर जाएगा। तो जरा ध्यान से दीजिए, ये जो ax है, ये ax जो है वो इस वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, समझ में आया, क्योंकि उधर ही धक्का दे रहे हैं ना जिधर गाड़ी जा रही है, तो बढ़ेगी ना वेलोसिटी क्या, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमने बोला कि इसकी वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, समझ में आया। तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को मैं बोल सकता हूं कि क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज, जरा ध्यान से बोलिए। तो सेम डायरेक्शन में है तो इंक्रीज होगा, समझ में आया। तो इसकी वजह से जो भी होगा वो वेलोसिटी में इंक्रीज होगा ax की वजह से, समझ में आया नहीं आया। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं ay क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। हमने देखा है कि जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। यानी यहाँ मैं अगर डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा भैया, क्यों नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं एक जो कंपोनेंट था इस a का, वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर रहा है और दूसरा इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो दोनों ही इस केस में चेंज हो रहा है, तो फिर भी बोल सकता हूं ना कि वेलोसिटी चेंज हो गया, क्योंकि इसमें तो दोनों ही चेंज हो गया भैया, बहुत ज्यादा चेंज हो गया, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग करते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे हमने दूसरा इसी का सेकंड पार्ट देखा है, सेम तरह का है। हमने किसी टावर से, आप मान लीजिए छत पे खड़े हैं और छत पे से किसी पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका। जब ऐसे फेंकेंगे तो पार्टिकल कैसे जाएगा, पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे जमीन पे गिर जाएगा या नहीं गिरेगा। आपने बच्चा याद है, बचपन में अक्सर प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया ही होगा, ऐसा मान के चलते, करवाया है ना, बिल्कुल ही करवाया होगा आपने। तो मानिए यहाँ से हमने पार्टिकल को फेंकेंगे तो ऐसे जमीन पे जाके गिरेगा। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अलग अलग टाइम पे पार्टिकल इसी वाले लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं किसी टाइम पे यहाँ पे पार्टिकल m मास का पार्टिकल यहाँ पे था। जब यहाँ पे था इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी ना, और वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंट के अलोंग होती है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके डायरेक्शन में होगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली हमने बाहर से कोई एक्सेलरेशन नहीं लगाया है, तो जब आप फेंकते हैं तो ये फेंकते तो इधर है लेकिन नीचे क्यों जाता है, तो वो ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि जी जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो हमेशा नीचे की तरफ डाउनवर्ड ही होता है। कभी सुना है जी ऊपर की तरफ लग गया, अगर ऐसा लगता तो हम लोग ऊपर उड़ रहे होते, समझ में आया। तो जी हमेशा नीचे लगता है। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ये वी जो है, ये वी और जी एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो नहीं है, कुछ एंगल पे है, समझ में आया, नहीं एक दूसरे के अलोंग है। तो यहाँ एक्सेलरेशन का मतलब जी हो गया ना, ग्रेविटी की वजह से, समझ में आया। तो यहाँ देखिए इसका भी सेम हम क्या करेंगे, इसको जी को इधर ही रहने देते हैं और इस वाले v का अगर आप कंपोनेंट लेंगे तो एक इधर आ जाएगा, इसको मैं इधर क्या करता हूँ vx बोल देता हूँ, समझ में आया। और इधर की वेलोसिटी एक आएगा जो कि vy आएगा, क्लियर है। तो अब देखिए इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, इस vx के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, ये बताइए। जी किधर है, वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल में है, तो वर्टिकल में है ना। अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तो कोई एक्सेलरेशन है यहाँ पे, नहीं है। तो जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करने का काम किसको सौंपा गया है, एक्सेलरेशन को। तो आप डायरेक्शन वाइज देखिए, देखिए इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी मैं बोल सकता हूं ax जो है वो जीरो है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, इसके करस्पॉन्डिंग x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहा हूं, इसका मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों ही x डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगा, यानी हर जगह यही रहने वाला है, समझ में आया। तो स्टार्टिंग में देखिए ये u था इस डायरेक्शन का, तो यहां पे भी बोल सकता हूं ये भी u ही होगा। यानी यहां से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है वो ये आता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बोल सकते हैं वो यही है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, यानी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, उस डायरेक्शन की वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे, हर एक टाइम पे सेम होगी। समझ में आया, क्योंकि जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी को चेंज कौन करेगा, चेंज तो करता है एक्सेलरेशन ही ना। तो हमने यहां पे देखा एक एक्स डायरेक्शन हमने डिसाइड किया, एक वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में जिधर वेलोसिटी हमने vx बोला, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, जीरो था। तो जब x डायरेक्शन की एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, और वेलोसिटी बोल रहा हूं कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया। अब बात करते हैं y डायरेक्शन की। तो अगर आप y डायरेक्शन की यहाँ पे बात करेंगे, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो बताइए y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है कि नहीं। मैं अगर बात करूँ y डायरेक्शन की एक्सेलरेशन का, तो आप यही बोलेंगे ना, डाउनवर्ड है जी। तो देखिए y डायरेक्शन की वेलोसिटी भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो मैं बोलूंगा इसको जो अब इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो जरा ध्यान दीजिए, जिधर वेलोसिटी होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये इंक्रीज करेगा। समझ में आया, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। क्लियर है या नहीं। तो देखिए अभी तक जो भी हम लोगों ने 4 केस पढ़ा है ना, अभी जो ये 4 केस पढ़ा है साइन वाला, और जो कैसे डायरेक्शन चेंज करेगा, जिसमें से सबसे ज्यादा तो पहला दूसरा तो एग्जांपल था ही इंपॉर्टेंट। इस एग्जांपल को तो आप बोल सकते हैं मस्ट है, और इसमें भी आप इस वाले सेकंड वाले पार्ट पे जितना स्टार लगाना चाहे लगा सकते हैं। यानी इस वाले पॉइंट पे मैं ये बोल सकते हैं यहाँ कि मैं चलिए यहाँ पे एक लैंग्वेज छोटा सा लिख रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में, समझ में आया, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी, ध्यान से देखिएगा, मैं स्पीड नहीं बोल रहा हूं, नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल रहा हूं, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया या नहीं आया। ये जो पॉइंट है इस पे आप जितना स्टार लगाना चाहे लगा सकते हैं, क्योंकि यही वो मूल मंत्र है जिससे आप आगे सारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यानी सिंपल लैंग्वेज में आपकी बात करूं तो जिस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उस डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। ये वेलोसिटी बोल रहा हूं, स्पीड नहीं। इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इस पॉइंट को आप तो जरूर से लिखें, क्योंकि यही मस्ट है जो आगे आने वाले चैप्टर में, सभी चैप्टर में यूज होने वाला है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। समझ में आया। तो आप इसको अच्छे से मार्क करके लिख ले। बाकी अब जो भी है, हमने जैसा कि स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे उस पर हम लोग अभी एग्जाम्पल करेंगे, और डेफिनेटली करेंगे, और वो भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल करेंगे जो आपकी कंसेप्ट को पूरी तरह से खोल के रख देगा। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक। तो अब चलिए हम लोग इसी कंसेप्ट का जो भी अभी हम सीखे हैं उसका सीधा एग्जाम्पल में हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोगों ने इसके सेकेंड पार्ट में समझा है।
और वो है ये कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेलोसिटी का डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। समझ में आया? यानी इनिशियली उस डायरेक्शन में जितना वेलोसिटी था हर एक जगह पे वही वेलोसिटी होगी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी वेलोसिटी केवल एक्सेलरेशन की वजह से ही चेंज होता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ध्यान से देखिए और बताइए, समझ के बता तो नहीं सकते हैं लेकिन ध्यान से सोचिए कि कहाँ दिक्कत है। आप जो भी दिक्कत आएगा मैं उसका सॉल्यूशन बोल चुका हूं, आप उसको फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इस पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल है उसके बारे में। अब चलिए हम लोग जो भी अभी तक कंसेप्ट सीखे हैं उसको यूज करके देखते हैं कि किस तरह से वो कंसेप्ट आपको हेल्प कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दो जिसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए अगर dv/dt लिखा हुआ है इसका मतलब होता है v का मतलब यहाँ वेलोसिटी लिखा है। समझ में आया? और इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? अगर यही चीज अगर मान लीजिए d/v/dt लिखा हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड होता है। स्पीड का क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसी को स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पे मॉड ऑफ v का मतलब है ये स्पीड लिखा हुआ है। समझ में आया? यानी यहाँ v जो है वेलोसिटी जो कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों पे ही डिपेंड करता है, जबकि मॉड ऑफ v का मतलब स्पीड हो गया। अब मॉड ऑफ v केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा क्योंकि स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी जो कि केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बोलेंगे। समझ में आया कि टाइम के साथ ये कैसे रेट ऑफ चेंज अगर ऐसा लिखा हुआ इसका मतलब है जो भी क्वांटिटी यहाँ लिखा होगा और यहाँ रेट ऑफ चेंज होगा इसका मतलब वो क्वांटिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो लिखा हुआ है। क्लियर है या नहीं? समझ में आया? हो सकता है रेट ऑफ चेंज आपको कई एग्जांपल में भी देखने को मिल जाए फाइंड करने के लिए, तो आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि आखिर रेट ऑफ चेंज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। समझ में आया? तो चलिए हम बात करते हैं एग्जांपल की तरफ अब बढ़ते हैं और जो भी अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और समझेंगे जो कि इस दोनों का ही कॉम्बिनेशन होगा। वो कैसे होगा जब हम देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। यहाँ आपको दे रखा है कि dv/dt जो है वो 0 है। ऐसा आपको कंडीशन दे रखा है कि इफ dv/dt इज इक्वल्स टू 0 देन कौन कौन पॉसिबिलिटी है होने की। ठीक है, तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा क्या क्या हो सकता है। सोचिए एक बार क्या हो सकता है। क्या ए हो सकता है या बी हो सकता है या सी हो सकता है या डी हो सकता है या मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है ना? तो हो सकता है एक से ज्यादा भी करेक्ट हो, उसको भी ध्यान में रख के सोचिएगा। हर एक एग्जांपल में यहाँ पे हो सकता है मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन पॉसिबल है, क्योंकि अगर एडवांस के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप जानते हैं 4 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं ना, तो यहाँ तो 2 तो हो ही सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं हेल्प करता हूँ। यहाँ देखिए dv/dt 0 है और dv/dt का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है ना, आपने पढ़ा होगा dv/dt होता है एक्सेलरेशन। और यहां जरा ध्यान से देखिए dv/dt जो है वो 0 है, यानी यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये जो है वो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0 है। समझ में आया? और किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 है। मान लीजिए यहां पे d/dt में बोल सकता हूं किसका है? v का। यहां तक क्लियर है? ये किसके इक्वल दे रखा है? 0। ये कंडीशन दे रखा है। तो कोई क्वांटिटी का अगर मान लीजिए कोई है क्वांटिटी जिसका डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? तो हम लोग जानते हैं कि केवल कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्लियर है या नहीं? क्लियर है? तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के टाइम पे। क्लियर है? तो किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट का। तो ये अगर 0 है इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यहां से आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 है और कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्लियर है? तो यहां से तो एक चीज क्लियर हो चुका है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है। तो अब चलिए ऑप्शन के बारे में देखते हैं। लिखा हुआ है वेलोसिटी मे बी कांस्टेंट, फिर वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? मस्ट बी कांस्टेंट होगा, यार वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तभी तो 0 होगा ना। मान लीजिए कांस्टेंट नहीं होता तो क्या 0 होता? क्या नहीं। तो वेलोसिटी को मस्ट भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट होगा तभी 0 होगा, ये कंडीशन हमें दे रखा है। तो वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, यहां से तो ये ऑप्शन सेलेक्ट होता है। समझ में आया या नहीं आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन में भी 0, एक्सेलरेशन मस्ट भी 0। और हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dt ही तो होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में समझा भी था। ये एक्सेलरेशन होता है dv/dt, और ये dv/dt क्या दे रखा है? ये सारा का सारा क्वांटिटी दे रखा है कि 0 है। तो भैया यही क्वांटिटी 0 है तो एक्सेलरेशन क्यों नहीं 0 होगा? तो ये मस्ट भी 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। क्लियर है यहाँ तक?
अब चलिए इसी के हेल्प से हम लोग इसको देखते हैं। अभी जो हम 2 पॉइंट लिखे थे उसी का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। अब देखिए जरा ध्यान से, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान से समझिएगा कैसे। इसमें आपको जो कंडीशन दे रखा है वो ये दे रखा है कि डी मॉड ऑफ वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 है। अब हम लोग जानते हैं मॉड ऑफ वी का मतलब होता है स्पीड, और यहां जरा ध्यान से देखिए, यानी स्पीड का डिफरेंशिएशन 0 है। तो हम लोग जानते हैं किसी क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन 0 है इसका मतलब कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। समझ में आया? इसका मतलब यहां से मैं क्या कमेंट कर सकता हूं कि यहां पे मॉड ऑफ वी जो होगा वो होगा क्या? कांस्टेंट। यहां तक कोई डाउट है? और ये मॉड ऑफ वी जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। यानी स्पीड यहां पे कांस्टेंट है, और स्पीड अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होगा? केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ स्पीड अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। तो अब चलिए आगे हम ऑप्शन से सोचते हैं। यहाँ आपको सोचना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि वेलोसिटी मे बी कांस्टेंट। तो यहां जरा ध्यान से सुनिए, अगर वेलोसिटी अगर स्पीड अगर कांस्टेंट है तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? तो जरा ध्यान से सुनिएगा, स्पीड जो होता है केवल डायरेक्शन पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता, केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। लेकिन वहीं अगर वेलोसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन दोनों पे ही डिपेंड करता है या नहीं करता है? करता है ना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, दोनों पे ही करेगा। तो यहाँ स्पीड दे रखा है कांस्टेंट है, तो क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो अब देखिए कैसे मैं कह सकता हूं। चलिए मैं एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ करता हूं जो कि इस वाले एग्जांपल को बिल्कुल क्लियर कर देगा। देखिए मान लीजिए सर्कल है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ एक पार्टिकल है जो कि इधर मूव करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो टेंजेंट के अलोंग होता है। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए vt इधर है, जैसा कि अभी एग्जांपल में पीछे हम लोगों ने 4th केस में देखा भी था या 3rd केस में जो भी था। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे जब पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे था, तो यहाँ मान लीजिए पार्टिकल जब यहाँ इसको मैं ए बोल दूं तो इस पर बोल सकता हूँ ए पॉइंट की वेलोसिटी। मान लीजिए ये पॉइंट बी है तो इस पर वेलोसिटी जो भी होगा वो वेलोसिटी ऑफ बी इधर होगा। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे सी है, इस पर जो भी वेलोसिटी होगा वो इधर होगा। और मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे डी है जिसका वेलोसिटी जो भी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आया? और हम लोग जानते हैं सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि हमेशा ही होता है इसके सेंटर की तरफ। अगर ये नहीं होगा तो पार्टिकल घूमेगा ही नहीं। यही तो होता है परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, जो पार्टिकल की डायरेक्शन को घुमाता है, तो ये हमेशा ही होगा। तो हर एक पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो इधर देखिए AC है, इधर भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहाँ भी सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी समझा था हम लोगों ने, पिछले जो कंडीशन समझ रहे थे वहां पे, समझ में आया केस 4 में। अब चलिए हम बात करते हैं इस वाले पे, यहाँ लिखा वेलोसिटी में बी कांस्टेंट। तो यहाँ क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखा था वहां से हमने देखा कि स्पीड इसमें कांस्टेंट होगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्लियर है? तो यहाँ तो मुझे पता चल चुका है स्पीड कांस्टेंट है। ये क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, स्पीड का मतलब होता है मॉड ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ मैं अगर ये बोलूँ कि अगर मैं यहाँ ये बोलूँ कि कोई पार्टिकल है डी पे जो भी वेलोसिटी है b है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब ए पे जो भी वेलोसिटी है वो भी v है, और बी पे जो भी वेलोसिटी v है, और जो सी पे वेलोसिटी वो भी v है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल का हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता, स्पीड बोलूंगा। स्पीड क्यों बोलूंगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी यानी उसकी मैग्नीट्यूड है वो हर एक पॉइंट पे सेम है। लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा, क्या डायरेक्शन सेम है क्या? ए पे देखिए पार्टिकल इधर जा रहा है, बी पे देखिए पार्टिकल इधर जा रहा है, सी पे पार्टिकल इधर जा रहा है, और डी पे पार्टिकल ऊपर जा रहा है। यानी अलग अलग पॉइंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन अलग अलग है। और डायरेक्शन जब अगर चेंज हो रहा है तो क्या वेलोसिटी चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम है, और मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ स्पीड। यानी यहाँ पे स्पीड पार्टिकल का कांस्टेंट है जो कि किसके इक्वल है? v के इक्वल। लेकिन डायरेक्शन क्या है? हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी यहां से जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो ये आया कि अगर यहां पे आप इसको लिख लीजिएगा कि इफ स्पीड, अगर स्पीड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को मैं क्या बोल सकता हूं? मे बी कांस्टेंट। समझ में आया क्यों मे बी? और मे बी क्यों बोला, मस्ट बी क्यों नहीं बोला? क्योंकि देखिए हमने यहां पे देखा कि स्पीड तो सब जगह v ही है, कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो रहा है। यानी अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मैं नहीं कह सकता वेलोसिटी कांस्टेंट ही होगा। हो सकता है कांस्टेंट हो, कैसे कांस्टेंट होगा? तो मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में जब पार्टिकल चलेगा, इसकी स्पीड अगर मान लीजिए v है, तो इसमें डायरेक्शन चेंज होगा क्या? पार्टिकल ऐसे चलता रहेगा तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट, स्पीड की कांस्टेंट था उसकी वजह से v भी कांस्टेंट, यानी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है। तो मैं स्ट्रेट लाइन में चलने वाली पार्टिकल के लिए बोल सकता हूं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा।
लेकिन इस केस में गलत हो जाएगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन यहां चेंज हो रहा है, उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होगा। यानी अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर आप लिख लीजिएगा, बिल्कुल मेंशन करिएगा, अपने लैंग्वेज में लिखिए इसको कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी हो सकता है कांस्टेंट हो और हो सकता है नहीं भी हो। क्लियर है या नहीं? तो उसके करस्पॉन्डिंग देखिए, यहां पे स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी में भी कांस्टेंट होगा। समझ में आया? क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमने देखा है स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यही वो एग्जांपल है जो इसको अच्छे से वेरीफाई करता है। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सही होगा तो ये गलत हो जाएगा, मस्ट वाला। हो सकता है कांस्टेंट भी है, नहीं भी हो। कांस्टेंट कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो वेलोसिटी, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चलने वाली पार्टिकल का डायरेक्शन तो फिक्स है, स्पीड की वजह से मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, तो डायरेक्शन फिक्स, मैग्नीट्यूड फिक्स, तो वेलोसिटी भी फिक्स यानी कांस्टेंट। समझ में आया? अब देखिए, चलिए थर्ड सी वाले के लिए देखते हैं। एक्सेलरेशन में भी जीरो, बताइए क्या होगा, मे बी जीरो या मस्ट बी जीरो? तो हमने देखा वेलोसिटी मे बी जीरो हो सकता है, मे बी कांस्टेंट हो सकता है या मस्ट बी कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो उसका dv अपॉन dt करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। तो अगर v कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो यानी एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुआ तो फिर इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा ना, उस केस में फिर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो यहां भी एक्सेलरेशन के लिए भी मैं बोलूंगा मे बी जीरो। अभी तक में कोई डाउट है? यानी अभी तक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना है वो ये है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कोई जरूरी नहीं है वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी यानी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होता है स्पीड। यानी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए कि पहले मैं बोल रहा हूं क्या, फर्स्ट पॉइंट, अगर पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है तो कोई जरूरी नहीं है वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे होगा? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा उस केस में कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन जब सर्कल में चलेगा तो स्ट्रेट कांस्टेंट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जब पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो गारंटी है कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से भी चलेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होगा और स्पीड तो केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो यहां मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था तो वहां वेलोसिटी अपने आप स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? तो यही दो पॉइंट था कि स्पीड कांस्टेंट है तो कोई जरूरी नहीं है वेलोसिटी कांस्टेंट हो, बट अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जरूरी है कि स्पीड कांस्टेंट होगा। बस ये दो पॉइंट है जो आपको लिखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है? यहां तक जितना इंपॉर्टेंट वो था कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में नहीं होगा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, उतने ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि स्पीड कांस्टेंट है तो कोई जरूरी नहीं है वेलोसिटी कांस्टेंट हो, बट अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं स्पीड भी डेफिनेटली कांस्टेंट होगा। क्लियर है यहां तक? तो चलिए, जो भी था, जो समझने वाला पॉइंट था उसको हम लोगों ने यहाँ पे समझा है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और जो हमने बोला है उस पर फिर से सोचने की कोशिश करिए। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल, इस दोनों एग्जांपल को कंबाइंड करके, जो कि ताकि दोनों कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा वो एग्जाम्पल। तो चलिए बढ़ते हैं उस एग्जाम्पल की तरफ, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 1 और 2 का दोनों का ही कॉम्बिनेशन, यानी इसको मैं बोल सकता हूं ये दोनों एग्जाम्पल का हाइब्रिड है, जो कि दोनों ही एग्जाम्पल के कंसेप्ट को आपको एक साथ सिखा देगा यानी रिवाइज करवा देगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ऑप्शन में ही क्वेश्चन है, ऑप्शन में ही आंसर है। ठीक है, तो आपको हर एक ऑप्शन को कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आगे सही लिखा है, बस उसको देखना है ध्यान से। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, मैं फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या लिखा है कि इफ dv अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, इफ dv अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, देन d मॉड ऑफ v अपॉन dt मे बी जीरो। क्या मे भी जीरो होगा या मस्ट भी जीरो होगा? इस दोनों में से आपको एक को सेलेक्ट करना है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ dv अपॉन dt जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? इस वाले इंफॉर्मेशन से अगर मैं बोलना चाहूं तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी v का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो है। इसका मतलब जो v होगा वो कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो v क्या है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है तो हम लोगों ने अभी बात किया था, वेलोसिटी का अगर कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होगा। इसका मतलब स्पीड तो कांस्टेंट होगा ही होगा। क्लियर है या नहीं? तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट होगा। तो यहाँ मॉड ऑफ v का मतलब स्पीड ही तो होता है, तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन भी जीरो होना चाहिए था ना, मस्ट भी जीरो होना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसा कंडीशन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी मस्ट भी कांस्टेंट होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो स्पीड भी मस्ट भी कांस्टेंट होगा ना, तो यहाँ भी मस्ट भी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब मे भी गलत हो जाएगा, ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, अब चलिए सी ऑप्शन को जरा ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है कि इफ डी मॉड ऑफ v अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो,
अब मॉड ऑफ v का मतलब क्या होता है, स्पीड, और स्पीड अगर इसका अगर डिफरेंशिएशन जीरो है तो किसी क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन जीरो है तो क्या होगा, वो क्वांटिटी कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन रूल में हम लोग यही पढ़ते हैं कि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसका मतलब यहाँ पे मॉड ऑफ v को अगर मैं बात करूं, मॉड ऑफ v का मतलब क्या है, स्पीड है, यानी इसका मतलब होगा कि स्पीड कांस्टेंट है। अब ये बताइए अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या नहीं, एक लाइन में बोलिए, होगा या नहीं, यस और नो। तो नो बोलेंगे, मस्ट भी तो नहीं बोलेंगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हम लोगों ने सर्कुलर मोशन अभी देखा था कि सर्कल में घूमने वाले पार्टिकल की स्पीड तो कांस्टेंट होती है बट डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज होता है जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होता है। समझ में आया, यानी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो मैं ये नहीं कह सकता वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो यहाँ वेलोसिटी में भी जीरो, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हुआ तो मस्ट भी जीरो होगा, अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो हो सकता है ये जीरो। मान लीजिए यहाँ पे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता तो dv अपॉन dt क्या आता, जीरो आता, लेकिन मान लीजिए अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या dv अपॉन dt की वैल्यू जीरो आएगा, क्या नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा, ये जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे मे भी जीरो आएगा, मस्ट भी जीरो का मतलब क्या हो जाता कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही होगा, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। लेकिन हमने जानते हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ मे भी जीरो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें समझ में आया। तो देखिए अभी तक जो भी समझने वाला पॉइंट था वो यही है जो कि इसमें यूज भी हुआ है। तो आप इसमें अपने लैंग्वेज में मैंने जो बोला था लिखने के लिए वो ये बोला था कि क्या इसमें क्या कर सकते हैं, अगर, चलिए अपने लैंग्वेज में ऐसा लिखिए, अगर वेलोसिटी का मतलब क्या है, v वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब स्पीड का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ v का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही स्पीड बोलते हैं। तब क्या होगा बताइए, स्पीड क्या होगा, देन तब स्पीड कांस्टेंट होगा, क्या मस्ट या में, तो मस्ट कांस्टेंट होगा। इस तरह से आप लिख लीजिए ताकि आपको कभी भी भूले ही नहीं। क्या लिखा हमने, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब स्पीड मस्ट कांस्टेंट होगा। मस्ट का मतलब होगा ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा वेलोसिटी का, ध्यान से समझिए, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होता है स्पीड, इसका मतलब स्पीड भी कांस्टेंट होगा। क्लियर है। लेकिन अगर इसी में दूसरा पॉइंट की अगर बात करूं कि अगर स्पीड, और स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तब वेलोसिटी, जरा ध्यान से देखिएगा, तब वेलोसिटी का मतलब v वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तब वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी। ये चीज समझ में आया या नहीं, जरा इस लाइन को ध्यान से समझिएगा और समझने की कोशिश करिए। हमने पहले लाइन में क्या लिखा है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब स्पीड मस्ट कांस्टेंट होगा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड तो कांस्टेंट होगा ही होगा। क्लियर है। लेकिन दूसरे लाइन में क्या लिखा है, अगर स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है, तब वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी। इसका हमने क्या लिखा कि अगर स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन तो चेंज हो भी सकता है ना, जैसे सर्कल में देखा भी था कि स्पीड, अगर सर्कल में घूमने वाली पार्टिकल का स्पीड सब जगह क्या होता है, v होता है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए हर जगह वेलोसिटी तो v है, यानी स्पीड में बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड v कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे इधर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसकी वजह से वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगा। जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों पे ही डिपेंड करता है। क्लियर है। तो आप इस वाले दोनों पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से लिख ले। इससे पहले हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में एक यहाँ पे लिखा था कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में जीरो होगा उस डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी उस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों ही हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और यहां जो भी हम लोगों ने एग्जांपल और कांसेप्ट उसके बाद समझा है उसमें यही दो पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है कि अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली स्पीड कांस्टेंट होगा ही होगा, और दूसरा पॉइंट, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मैं नहीं कह सकता वेलोसिटी डेफिनेटली ही कांस्टेंट होगा, हो भी सकता है जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा पार्टिकल तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही कांस्टेंट होगा। ठीक है। लेकिन अगर सर्कल में घूमेगा तो फिर अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हमने लिखा है कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तब वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आया। तो देखिए जो भी की पॉइंट होता है उसको आप अपने लैंग्वेज में जरूर से लिख ले, क्योंकि वही वो पॉइंट होता है जो कि आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्पफुल हमेशा ही होगा, और उसी के हेल्प से न्यूमेरिकल सोल्व भी होते हैं।
जिस पॉइंट को मैं हमेशा ही मार्क करता रहूंगा, जैसा कि अभी हमने मार्क किया है, हमेशा फोकस ऐसा ही रहेगा हम लोगों का जिससे न्यूमेरिकल में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, और उससे प्रॉब्लम ना हो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कभी छोटी छोटी कंसेप्ट की वजह से मिस्टेक ना हो। क्योंकि देखिए एग्जाम में जो जाते हैं ना, एग्जाम में उसको 90% चीजें अक्सर को आता ही आता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा मिस्टेक होता है। जैसे आप एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम देके जब घर पे आते हैं ना, जब आंसर की जैसे ही हाथ लगता है उसके बाद मिलाते हैं, गलत हो जाता है, और उसके बाद जैसे चेक करते हैं कहाँ गलत हुआ तो उसमें छोटा सा प्लस माइनस या फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन का मिस्टेक रहता है या नहीं? उससे ज्यादा दुख कहीं नहीं हो सकता। समझ सकते हैं बिल्कुल उस दुख को, है ना? क्योंकि वो जो होता है थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से जहां 4 आने चाहिए थे वहां जितने आ रहे हैं उसमें से भी 1 या -2 चले जाते हैं। समझ में आया या नहीं आया? तो इसीलिए हम लोग जो आए या ना आए, अगर कोई भी चीज में अगर कंफ्यूजन है उससे बेहतर है कि उस चीज ना ही आए, क्योंकि कंफ्यूजन वाली चीजें आपको -1 दिलाएगा, अगर नहीं आएगा तो वो 0 दिलाएगा। तो -1 से तो बेहतर है ना 0। तो जब भी हम लोग सीखेंगे तो डेफिनेटली इतना कॉन्फिडेंस से सीखेंगे कि उससे कभी माइनस नहीं, हमेशा ही +4 होगा। ठीक है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि हम लोग कुछ चीजें छोड़ देंगे डर की वजह से, बिल्कुल भी नहीं होगा। हर एक चीज पढ़ेंगे और उसको बेहतरीन तरीके से समझ के पढ़ेंगे ताकि मिस्टेक कम से कम हो सकता है टाइम थोड़ा लेक्चर में ज्यादा लगे, क्योंकि हर एक चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन हाँ, इतना मैं गारंटी जरूर कहूंगा कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं, अगर उससे ज्यादा अगर एग्जाम में आ गया तो बिल्कुल हमको आप बिल्कुल बोल सकते हैं जो मन करे, है ना? क्योंकि इससे ज्यादा आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूं, और गारंटी है यही का यही बिल्कुल रहेगा। और जितना मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूं उस एग्जाम्पल में से कई तो एकदम मैच कर जाएगा। समझ में आया? तो हर एक चीज को आप बिल्कुल अपने ही हाथों से सोल्व करें, पहले समझ ले फिर अपने हाथों से उसको सोल्व करें, बिल्कुल कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बात रही इसकी मिस्टेक्स की, तो वो मेरा काम है, मैं आपको हमेशा याद दिलाता रहूंगा कि कहां मिस्टेक होता है, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, कुछ ऐसे ही मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता रहूंगा। समझ में आया? ताकि उस बात पे आपका फोकस हमेशा बना रहे। तो अभी तक आज के लेक्चर में जो भी हम लोगों ने समझा था, ऐसा मान के चलिए कि रेक्टिलिनियर मोशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट था जो आपको आना ही चाहिए आगे अगर इस चैप्टर को अच्छा करना है तो आज हम लोगों ने जो भी लेक्चर में पढ़ा है उसको अच्छे से एक बार देखें, अच्छे से रिवाइज करें, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाले उसको याद भी रख ले समझने के साथ साथ, ताकि आप जब न्यूमेरिकल यूज सोल्व करेंगे उस समय आप उसको अप्लाई कर सके। क्योंकि फिजिक्स में कंसेप्ट को अप्लाई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको मैं आपको बिल्कुल सिखा दूंगा। तो बस जो भी अभी मैं सिखा रहा हूं उसको आप बस ध्यान में रखिए, ताकि जब मैं अप्लाई करूंगा उस समय आपके दिमाग की बत्ती जले कि अच्छा हाँ ये चीज तो कभी सीखा था। समझ में आया? तो जो भी हम लोगों ने आज देखा है उसको आप अच्छे से नोट करके अच्छे से समझ लीजिए, और हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी वाला, जो कि जिस पर्पज से हम अभी तक चीजों को सीख रहे थे। अब इसको अप्लाई करने का हम उसमें ध्यान से समझेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे हम मोशन को एनालाइज करते हैं, उसमें कैसे अभी जब तक जो भी हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे हैं, जो भी हम लोगों ने कंसेप्ट सीखे हैं, उसको कैसे हम उस पर अप्लाई करेंगे, इन सारी सवालों का हम लोग उसमें जवाब ढूंढने वाले हैं। और सबसे ज्यादा जो मिस्टेक कहां होगा उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से वहां ध्यान भी रखेंगे। ठीक है? तो अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है इसको आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत ही इजी वे में सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।